नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हमने स्टडी करना है ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो अब हमारे पास अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। इनका केमिकल ट्रेंड क्या होगा, इसको हमने स्टडी करनी है। अब इनके अंदर जो खसूसियत पाई जाती है, पहली इंपॉर्टेंट खसूसियत ये है कि दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी जो अहम प्रॉपर्टीज है वो ये होती है कि इनके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है। इट्स मीन दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। इनके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सोडियम है, इसके पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और फिर लास्ट शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सोडियम जो होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज कर देता है। जब कोई भी चीज अपना इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज कर दे तो उसे हम कहते हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहली बात यह है कि जितने भी अल्कली मेटल्स होंगे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो सबसे कम होती है। दूसरी बात यह है कि जब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है तो दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये आमतौर पर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जो फौरन इलेक्ट्रॉन को खारिज करके उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। तो सोडियम की निस्बत से पोटाशियम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी निस्बत से रुबिडियम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होगा वो सीजियम होगा। अब इनकी जो रिएक्टिविटी आती है, दे आर मोर रिएक्टिव। रिएक्टिविटी के लिहाज से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स व्हिच लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली और गेन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली आर कॉल्ड रिएक्टिव एलिमेंट। तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये आमतौर पर मोर रिएक्टिव होंगे। अब इनकी एक और अहम प्रॉपर्टीज होती है, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है रिड्यूसिंग एजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप इसको डिफाइन करते हैं कि ऑल अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल अल्कली मेटल्स, तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, ऑल अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये तमाम के तमाम जो होते हैं ये अच्छे किस्म के रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कि दो स्पीशीज विच हेल्प इन रिडक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसी स्पीशीज एटम, आयन और मॉलिक्यूल, दो स्पीशीज विच हेल्प इन रिडक्शन, जो कि आम तौर पर रिडक्शन के अंदर मददगार होते हैं, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो उनको आपने रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो अल्कली मेटल जो होते हैं ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि ये रिडक्शन के अंदर फौरन मदद करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्लोरीन है, क्लोरीन गैसियस स्टेट के अंदर एक एटम है और ये एक सोडियम का एटम है। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सोडियम लॉस करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जो होगा ये क्लोरीन गैसियस एटम लेगा और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। तो हुआ क्या, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन जो गैसियस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड आयन बन गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो इस अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसे आपने रिडक्शन कहते हैं। अब क्योंकि क्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, तो इसे आपने रिडक्शन कहते हैं। अब सोडियम ने क्लोरीन एटम की मदद की है इन केस ऑफ रिडक्शन, ड्यू टू दिस रीजन दैट सोडियम इज नोन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस सोडियम को हमने रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब ये जो गैसियस क्लोरीन एटम है
इसने जो है वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब सोडियम ने वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और सोडियम क्लोरीन ने वो एटम गेन किया है, तो इस चीज को आप कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे गैसियस क्लोरीन एटम जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और ये जो क्लोरीन होती है, ये जो सोडियम है, दैट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हमसे अक्सर क्वेश्चन होता है कि इनमें से अल्कली मेटल्स में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है विच वन इज ए स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम है, बी पे ऊपर पोटाशियम है, सी के ऊपर सीजियम आ जाता है, तो हमारे पास सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो सीजियम होगा, क्योंकि सीजियम जो होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो आप कहेंगे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम है, फिर पोटाशियम होगा, फिर हमारे पास लिथियम होगा, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब हम देखते हैं कि अल्कली मेटल की एक ही प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। अगर इलेक्ट्रॉन को कोई लॉस कर देता है तो वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं अल्कली मेटल, इसलिए आप इन्हें कहते हैं ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। नंबर 2, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत इनके अंदर ज्यादा होती है। नंबर 3, दे आर मोर रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी रिलीज किया जाता है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, तो हम कहते हैं दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। नंबर 3, दे आर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी स्ट्रांग होते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, रिएक्टिविटी। तो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अल्कली मेटल की एक ही खसूसियात होती है कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इसलिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो भी कम है। अब दे आर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमारे पास इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आती है। क्या ये सेकंड इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकते हैं? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम सोडियम को देखते हैं, तो ये सोडियम गैसियस स्टेट के अंदर है, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम गैसियस स्टेट के अंदर मेजर करते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन बनेगा। इस वक्त जो इसके लिए एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 496 किलोजूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी आप इसे देंगे फिर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी कि पहले शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के अंदर 8 है, और आखिरी शेल के अंदर इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 496 किलोजूल पर मोल इसको एनर्जी देनी पड़ी। अब अगर इसके आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को देखना चाहते हैं, तो अब जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ये 1s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2s है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2p है, और ये 2px में 2 हैं, ये 2py में 2 हैं, ये 2pz में 2 हैं। अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल होगा, इसलिए सोडियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इस एनर्जी से 496 से तकरीबन 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो तकरीबन 4550 किलोजूल पर मोल हमें एनर्जी देनी पड़ती है, फिर जाके हम इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, क्योंकि ये 2p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कि अल्कली मेटल जो होते हैं इनमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जबकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इनकी बहुत हाई होती है ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। अब इनके साइज आ जाते हैं, तो अगर हमने सेकंड अल्कली मेटल्स को अगर हम देखते हैं ये सेकंड पीरियड के अंदर या थर्ड पीरियड के अंदर, तो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, ये सोडियम होगा, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है, सल्फर है, ये क्लोरीन है। अब अगर इसको देखा जाए तो ये जो सोडियम होगा इन सब में इसका साइज बहुत बड़ा है,
इससे छोटा साइज मैग्नीशियम का होगा, फिर एल्यूमिनियम का हो जाता है, फिर सिलिकॉन का होगा, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, और सबसे छोटा साइज जो होता है वो क्लोरीन का होगा। तो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हुए एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो इसका केटाइन बन जाएगा। केटाइन जो केटाइन बनेगा, इस केटाइन का साइज भी, यानी ये केटाइन बन गया, और इस केटाइन का जो आपके पास साइज होता है दैट इज आल्सो ग्रेटर इन साइज देन द अदर केटाइन ऑफ द सेम पीरियड। इसी पीरियड के अंदर अगर हम दूसरे केटाइन देखते हैं तो उनसे भी, ये जो सोडियम आयन के केटाइन का साइज होता है उनसे भी ज्यादा है। तो अब इसका हमें क्या असर बनेगा, तो इनकी लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये जो सोडियम, जितने भी अल्कली मेटल के साल्ट होते हैं, यानी ये अल्कली मेटल है, इन अल्कली मेटल के जो साल्ट होंगे, मसलन जैसे आपके पास KOH आ गया, या से KCl आ गया, या हमारे पास सोडियम आयोडाइड आ गया। अब ये जो साल्ट होते हैं दे हैव लो लैटिस एनर्जी, इनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। लैटिस एनर्जी, अब ये लैटिस एनर्जी क्या होती है, असल में ये जो साल्ट होगा, इस साल्ट को जब आप किसी भी, जब इसे आप ब्रेकअप करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर आसानी के साथ टूट जाते हैं। दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो इनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होती है, इसलिए जो अल्कली मेटल के साल्ट होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू द साल्ट ऑफ अदर ग्रुप एलिमेंट। तो अब हम कहते हैं कि लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ओवर साइज। अगर केटाइन का, अगर हमारे पास केटाइन का साइज जो है वो छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, अगर केटाइन का साइज जो है वो बड़ा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं इनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू साल्ट ऑफ अदर ग्रुप एलिमेंट्स। अब इनका आ जाते हैं रिएक्शंस के लिए। रिएक्शंस किस तरीके से करेंगे, तो पहला जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है। रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल क्या रिएक्शन करते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारी जो एयर है, हवा होती है, इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, ये 78% जो है ये गैस पाई जाती है। फिर दूसरा बड़ा एलिमेंट जो होता है एयर के अंदर वो ऑक्सीजन होता है, 21% है। ये दोनों मिलाएं तो तकरीबन 99% बन जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। तो अगर हम कहते हैं हवा के साथ रिएक्शन कराना तो सबसे ज्यादा रिएक्शन जो होता है वो फिर नाइट्रोजन के साथ होगा, क्योंकि एयर के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा है। लेकिन नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, ये दूसरों के साथ रिएक्शन करती नहीं है, बहुत कम रिएक्शन शो करती है। इसलिए हमारे पास जो एयर के अंदर मौजूद जो गैसेज हैं उनमें सबसे ज्यादा रिएक्शन जिस एलिमेंट के साथ होता है वो ऑक्सीजन होगा। अब अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स होते हैं, ये सारे के सारे मेटल हैं, और जो मेटल होते हैं इनका कलर जो होता है वो टार्निश हो जाता है, यानी इनका कलर चेंज हो जाता है। अब लिथियम जो होगी, जब ये ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होगा तो इट कैन बी फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। ये लिथियम है, जब ये जो है रिएक्शन हो रहा होता है ऑक्सीजन के साथ तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। ये नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है वो यहाँ पे बनता है, और इसका जो कलर होगा ये व्हाइट सॉलिड होता है, यानी ये एक सॉलिड है और इसका रंग व्हाइट होगा। अब दूसरा रिएक्शन जो हमारे पास, और ये जो लिथियम ऑक्साइड होता है ये हवा के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ भी ये रिएक्शन कर जाती है, और इस तरीके से इट कैन बी चेंज इनटू लिथियम कार्बोनेट। तो ये फर्दर रिएक्शन होने के बाद ये लिथियम कार्बोनेट बनेगा। अब जो सोडियम, सेकंड रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं वो सोडियम का है। अगर सोडियम को हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो इट कैन बी फॉर्म सोडियम परऑक्साइड। तो ये N2O2 सोडियम परऑक्साइड बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होगी, नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर -2 होती है, ये परऑक्साइड बनेगा। और ये जो परऑक्साइड होता है दैट इज आल्सो सॉलिड इन फॉर्म, और इसका जो कलर होगा वो पेल येलो कलर होगा, यानी पेल
येलो कलर का ये सॉलिड हमारे पास बनता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन, इसके बाद जितने भी हमारे पास अल्कली मेटल्स आते हैं, पोटाशियम है, रुबीडियम है, तो ये सारे के सारे जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड। जैसे पोटाशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और इसका जो कलर होगा वो ऑरेंज येलो होगा। ऑरेंज येलो किस्म का इसका कलर बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड बनेगा, और फिर हमारे पास सीजियम सुपर ऑक्साइड बनेगा। यानी सिर्फ लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगी, पोटाशियम रुबीडियम सीजियम जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब इनका रिएक्शन आ जाता है विद वाटर, पानी के साथ इनका रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर। ये हम इसको आप स्टडी कर लेते हैं, रिएक्शन विद वाटर के पानी के साथ इसका रिएक्शन करना। अब जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद वाटर, वो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो लिथियम जो होगा जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो इट कैन बी फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है वो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ इसके हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इसके साथ रिलीज हो जाती है और लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इस रिएक्शन के अंदर शिद्दत आना शुरू हो जाती है, यानी ये रिएक्शन जो होता है विग्रसली होना शुरू हो जाता है, ये रैपिडली होना शुरू हो जाता है। अगर हम सोडियम को पानी के अंदर डालते हैं, अगर ये सोडियम है और इसको पानी के अंदर डाला जाए तो इट कैन आल्सो फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अगर किसी भी नहर के अंदर या किसी बड़े बर्तन के अंदर आप पानी ले लें और फिर सोडियम मेटल को इसके अंदर फेंके तो यहाँ से फ्यूम्स धुएं निकलना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये उड़ती हुई हाइड्रोजन जो होती है इससे भी आग लग जाती है। तो ये बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है। अगर पोटाशियम जो होता है इसका रिएक्शन पानी के साथ और तेज हो जाता है, जबकि सीजियम और फ्रांसियम जो होते हैं अगर आइस होगी जिसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये उसके साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं और तेजी से करते हैं और वहां से फ्यूम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पानी के साथ इनका जो रिएक्शन आया वो कुछ यूं है कि लिथियम जो होगा इसका रिएक्शन स्लो होता है, सोडियम का रिएक्शन और तेज होता है, और इस तरीके से सीजियम का रिएक्शन इससे भी ज्यादा तेज होगा, फ्रांसियम का रिएक्शन उससे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वाटर के साथ इनकी रिएक्शन जो होता है वो तेज होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास आ रहा है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन गैस के साथ इसका रिएक्शन कराना है। तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं दे आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। मसलन ये हमारे पास लिथियम है, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा इट कैन बी फॉर्म लिथियम हाइड्राइड, तो ये लिथियम हाइड्राइड बनता है। ऐसे सोडियम होगा, ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इट फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, तो ये सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। पोटाशियम रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम हाइड्राइड। तो इस केस में भी सेम यही आता है कि लिथियम का रिएक्शन जरा स्लो होता है और टेम्परेचर के ऊपर हो रहा होता है, लेकिन पोटाशियम रुबीडियम जो होते हैं वो वैसे ही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है कर जाते हैं। और ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस भी होता है, यानी अगर हमें हाइड्रोजन गैस लेनी है तो हमने लिथियम या सोडियम हाइड्राइड को पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। तो ये सोडियम हाइड्राइड है, इसको अगर पानी के साथ रिएक्शन कराया जाए तो इसके नतीजे में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट होती है। तो इसे हम कहते हैं दैट इज द सोर्स ऑफ ऑब्टेन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम अल्कली हाइड्राइड्स। नेक्स्ट जो इनका रिएक्शन आ रहा है उसे हम कहते हैं रिएक्शन विद हेलाइड्स, के हेलाइड्स के साथ इनका रिएक्शन क्या होगा। आमतौर पर जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं ये 7A ग्रुप के साथ रिएक्शन करके जो साल्ट बनाते हैं उन्हें आप हेलाइड्स कहते हैं। अब सारे के सारे हेलाइड्स बनाएंगे। अगर हमारे पास ये लिथियम है, इसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये लिथियम क्लोराइड बन जाता है।
अगर ये सोडियम है, इसको क्लोरीन या फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा या सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड आयोडाइड बन जाएगा। अब इसके अंदर भी रिएक्शन में शिद्दत आती है जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ये पोटाशियम है, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो इट कैन फॉर्म पोटाशियम क्लोराइड, तो ये पोटाशियम क्लोराइड बनाता है। अब हमारे पास ये जो लिथियम क्लोराइड होता है, अगर आप इसे पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो सिर्फ ये वाला जो होगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि सोडियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड जो होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे क्यों होता है? असल में ये लिथियम जो होता है ये स्मॉल साइज है और ये जो क्लोराइड आयन है इसका लार्ज साइज है। जैसे आप पानी के अंदर इसको डालते हैं तो इनकी ब्रेकअप हो जाता है कैटाइन में और एनाइन में, तो इसको तोड़ने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है और इस तरीके से यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक होगा, इसकी हीट खारिज होती है जो कि -35 किलो जूल पर मोल है। अगर सोडियम क्लोराइड डालोगे तो ये 4.98 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है, ये एंडोथर्मिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। नेक्स्ट इनका रिएक्शन आ जाता है विद सल्फर। अब सल्फर के साथ जो है वो हम इसका रिएक्शन करा लेते हैं। सल्फर, तो सल्फर के साथ ये जो अल्कली मेटल होते हैं जब सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑल ऑफ अल्कली मेटल्स फॉर्म सल्फाइड, सारे के सारे अल्कली मेटल जो होते हैं वो सल्फाइड बनाते हैं। जैसे ये सोडियम है, ये सल्फर है, जब ये इसके साथ रिएक्शन होगा तो सोडियम सल्फाइड बनाएगा। अगर पोटाशियम है तो पोटाशियम सल्फाइड बनाएगा। अगर हमारे पास लिथियम है तो लिथियम सल्फाइड बनाएगा। तो ऑल अल्कली मेटल ऑन रिएक्ट विद सल्फर दे फॉर्म सल्फाइड। अब हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे आ जाते हैं जो कि अल्कली मेटल शो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो लिथियम शो करेगी। तो पहला रिएक्शन जो आता है रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्शन विद कार्बन के कार्बन के साथ इनका रिएक्शन। तो कार्बन के साथ और कोई भी अल्कली मेटल जो है वो रिएक्शन नहीं करती, ओनली लिथियम कैन रिएक्ट विद कार्बन एंड फॉर्म कार्बाइड्स। तो हमारे पास ये लिथियम है, जब इसका कार्बन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो इट फॉर्म लिथियम कार्बाइड। तो ये जो इसके अंदर प्रोडक्ट बन रहा है वो लिथियम कार्बाइड है और सिर्फ ये लिथियम शो करती है। फिर ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है तो और कोई अल्कली मेटल जो है डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, उसके साथ रिएक्शन नहीं करते, सिर्फ लिथियम जो होती है वो भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी एंड फॉर्म नाइट्राइड। तो ये लिथियम है, यहाँ पे हमारे पास लिथियम नाइट्राइड बनेगा। ये लिथियम नाइट्राइड बना और इसने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन किया। अब इस सारे को जो हमने पढ़ा है इस सारे को हम समराइज कर लेते हैं। तो पहले इन्होंने कुछ रिएक्शंस हमारे पास है इस समरी के अंदर। पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो लिथियम ने नॉर्मल ऑक्साइड बनाया, पोटाशियम सोडियम ने पर ऑक्साइड, पोटाशियम ने सुपर ऑक्साइड। फिर वाटर के साथ रिएक्शन, तो इन वाटर के साथ पहले एलिमेंट जो होते हैं वो स्लो रिएक्शन करते हैं, फिर इनके रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएं। फिर हैलोजेंस के साथ सारे के सारे रिएक्शन करते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। फिर सल्फर के साथ सारे के सारे रिएक्शन करते हैं, सल्फाइड बनाते हैं। फिर हाइड्रोजन के साथ सारे रिएक्शन करते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और कार्बन के साथ सिर्फ लिथियम रिएक्ट करेगी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ट्रेंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।